लेकिन डॉक्टर स्वाति आने के पहले मुझे मेरा आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन मैंने दो टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, तो मैं सोच रहा था कि आपको किस टॉपिक पे बात करूं। एक टॉपिक था हमारे ऑर्गन्स हैं, उनका एजिंग, उनका लेटेस्ट रिसर्च आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में बात करूं। फिर मैंने देखा कि डॉक्टर स्वाति इम्यूनोसेनेसेंस के बारे में बात कर रही है, तो मैंने सोचा कि वो टॉपिक मैं अलग और कोई दिन में बात करूंगा। आज का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टडी मैंने अभी रिसेंटली देखा था, तो इस स्टडी के बारे में मैं जरा डिस्कस करूंगा आपसे। तो तो ये आप सुना होगा वीगन्स क्या है और ऑमनिवोरस डाइट्स क्या है। वीगन्स है जो कोई एनिमल प्रोडक्ट्स या डायरी प्रोडक्ट्स या हनी तक लेते नहीं, राइट। तो वो है वीगन्स। और फिर दूसरी जगह है ऑमनिवोरस, जो जो मांस लेते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स, एग सब खाते हैं, तो वो है ऑमनिवोरस। तो ये इनका इनका क्या फर्क क्या है जिंदगी में, ये जो ऑमनिवोरस डाइट खाते हैं और वीगन डाइट खाते हैं। तो बहुत स्टडीज किया हुआ है, लेकिन हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीम ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पब्लिश किया है, जामा जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क ओपन में लास्ट महीने। तो उन्होंने 22 जुड़वा भाई बहनों का इस्तेमाल किया ताकि वीगन और ओमनिवोरस डाइट्स के बीच सीधा और कंट्रोल कंपैरिजन किया जा सके। देखो, जुड़वा का क्या 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 अट्रैक्शन है, क्योंकि उनका जेनेटिक्स एक ही है, उनका जीन से ही है, लेकिन सो इसके लिए ये वैसे स्टडी बहुत पावरफुल होते हैं। तो इस स्टडी से हमको ज्यादा जानकारी मिलते हैं, तो इसके लिए जुड़वे को उन्होंने सिलेक्ट किया। सोचो 40 साल की एवरेज वाले स्वस्थ इंडिविजुअल्स थे, हर एक का जेनेटिक ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेम, लेकिन हर जोड़ी ने अलग न्यूट्रिशनल पैथ फॉलो किया 8 हफ्ते के लिए। एक ट्विन हर जोड़ी से स्ट्रिक्ट वीगन डाइट फॉलो करता है, सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स, बिल्कुल भी मीट, एग्स, डेयरी या अदर एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं। दूसरे ट्विन ने ऑमनिवोरस डाइट फॉलो किया, जिसमें हर रोज फिश या मीट हो, चिकन, एग्स और डेयरी शामिल थे। ठीक है, तो ये है, ये जुड़वा एक वीगन डाइट फॉलो करते हैं और दूसरा ऑमनिवोरस डाइट फॉलो। तो दोनों डाइट्स को बहुत सोच समझकर बनाया गया था। तो ये रिसर्चर्स ने, जो स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स है, जो हम एमए के साथ, न्यूट्रल के साथ भी हमारा बहुत संबंध है स्टैनफोर्ड के साथ, तो उन्होंने इनको प्रिपेयर्ड मील्स उनके घर पे भेजा, वीगन मील भेजा जो एक ट्विन को, और दूसरे ट्विन्स को मीट वाला ऑमनिवोरस मील भेजा था। तो एक्सपेरिमेंट के पहले आधे हिस्से में पार्टिसिपेंट्स को उनके मील्स के एक मील डिलीवरी सर्विस से मिलती थी, जो कंसिस्टेंसी और क्वालिटी इंश्योर करती है। अगर हम मील नहीं में से, तो पता नहीं था कि स्टडीज में क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों को यूनिवर्सिटी ने मील बनाया और भेज दिया, बोला कि यही खा लो आप। तो लास्ट 4 वीक्स में, तो 8 वीक्स के लिए उन्होंने मील सप्लाई किया, फिर लास्ट 4 वीक्स ने उन्होंने खुद अपने मील्स तैयार किए एक डाइटिशियन के गाइडेंस में। तो और रिजल्ट्स दोस्तों काफी रिमार्केबल थे। सिर्फ 8 हफ्ते में, सोचो, सिर्फ 8 हफ्ते में जो लोग वीगन डाइट पे थे, उन्होंने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाए हार्ट हेल्थ में। उनका वेट लॉस ज्यादा था, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन लेवल्स कम थे, और उनके कंपेयर टू ऑमनिवोरस
के साथ। लेकिन शायद सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग रिसर्चर्स ने फाइंड किया, डॉक्टर क्रिस गार्डनर, जो मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानते भी हैं, उन्होंने क्या फाइंड किया कि वीगन्स का उम्र भी, उनका एजिंग भी स्लो हो गया था। बायोलॉजिकल मार्कर्स के हिसाब से वो सेलुलर लेवल पर यंगर थे। 8 वीक पर सोचो, 8 वीक पर इतना असर पड़ा उनके हेल्थ पर, उनका सेल हेल्थ पर, उनका, मुझे लग रहा है उनका ऑर्गन हेल्थ में भी। तो क्रिस्टोफर गार्डनर, मैंने जो बताया, जो स्टडी के सीनियर ऑथर हैं और स्टैनफोर्ड में एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन प्रोफेसर है, उन्होंने इस एस्पेक्ट को स्टडी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि फाइंडिंग्स के आधार पर और लॉन्जेविटी को ध्यान में रखकर हमें से ज्यादातर लोग के लिए प्लांट बेस्ड डाइट की तरह बढ़ना फायदेमंद होगा। तो यही था एक इंटरेस्टिंग स्टडी, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग हो गया इस स्टडी के, सरप्राइजिंग नहीं लेकिन मुझे बहुत खुश हो गया कि इतना अच्छी तरह की उन्होंने डिजाइन किया स्टडी। और आज मुझे पहचाने कि क्रिस्टोफर गार्डनर मुझे मैं बहुत साल से भी जानता हूँ। इसके लिए यही था मेरा आज का सोच दोस्तों। डॉक्टर स्वाति, the field is the stage is yours, please. Thank you so much, sir. और thank you so much for this insightful information. ये definitely अपने आप में वाकई में एक ground breaking study है, जहाँ पर बहुत सारी studies में दिखाते हैं कि कैसे metabolic health को improve करता है, लेकिन even longevity को कैसे ये enhance करता है, right? Indeed, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने शेयर किया, एंड आई एम सो ग्लैड कि इसका हम एक छोटा सा एक चंक, एक कंपोनेंट आज के जो सेशन है उसमें भी डिलीवर करेंगे, उसमें भी हम टच करेंगे, जिससे लोगों को सबको पता चलेगा कि क्यों, कैसे होता है, सेल्स तक जाकर के असर करता है आपका फूड। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, एंड अ वेरी हार्टी गुड मॉर्निंग आप सबको, सुप्रभात। इस 14th डे ऑफ मेंटेनेंस फेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेल डन, अमेजिंग। सो जैसे सर ने बताया, एंड सर वी विल लुक फॉरवर्ड जब आप हमको अपनी दूसरी स्टडी के बारे में जिस दिन आप बताएंगे। सो आज का टॉपिक थोड़ा साइंटिफिक है और वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आज हम बात करेंगे इम्यूनोसेनेसेंस एंड एजिंग के बारे में। ये टॉपिक का जो आप टाइटल है, इससे आप घबराइए मत, ये नाम में शायद बड़ा होगा लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। आप सच बता रही हूँ, अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो पता आपको चलेगा कि किस प्रकार से ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ये आपके आज, आपके कल और इनफैक्ट आपके जो लव्ड वंस हैं उनके लिए भी ये कितना वैल्यूएबल हो सकता है, राइट? तो हम जानेंगे यहाँ पर कि कैसे होता है कि एक एजिंग के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी इंपैक्ट होती है, राइट? और किस प्रकार से इन्फ्लेमेशन होता है, आप वो कंसेप्ट जानेंगे कि कैसे, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी जो एजिंग से रिलेटेड, जो आपके इम्यूनिटी में डिग्रेडेशन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, वो पहले ही से ही ट्रिगर हो सकता है और आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जहां पर हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। ना ये वाला कंसेप्ट आप एक बार पहले भी देख चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम होता है या इम्यूनिटी होता है, राइट, वो अलग अलग स्तर पर होता है। आप उसको जैसे एक किला होता है, किला, फोर्ट्रेस, राइट, अब फोर्ट का जैसा एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, आप उसको वैसे समझ लीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि किले में सबसे पहले, अगर आप देखिए मूवी से या अगर आपने रियल लाइफ में देखा है किला, तो आप उससे को रिलेट कर पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो लेयर होता है, जो स्तर होता है किले का, वो क्या होता है? सिपाही या हाथी या राजा? नहीं, सबसे पहला होता है किले की ऊंची ऊंची दीवारें, स्ट्रॉन्ग दीवारें,
राइट? वो उसका पहला स्तर होता है जो उसको डिफेंस, उसको इम्यूनिटी, उसको एक रक्षा कवच प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी एक जो सबसे पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, राइट? वो फिजिकल बैरियर जैसे आपकी स्किन, राइट? जो आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, आप उसको टच कर सकते हैं। जितना आपकी हेल्दी स्किन रहेगी उतना ही वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है। या आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, चाहे आपका वो नेजल पैसेज हो, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, राइट? राइट फ्रॉम माउथ से लेकर के अंदर तक आपके जो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें जो सबसे पहली लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, जो एक चिपचिप सा पदार्थ प्रोड्यूस करती है, इसे म्यूकस बोलते हैं। वो भी एक तरह का फिजिकल बैरियर है। तो कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन आ रहा है तो वो उसको चिपका लेगी, स्टिक कर लेगी और अंदर नहीं जाने देगी, राइट? उसी तरीके से सलाइवा, टीयर्स, हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो सब फिजिकल बैरियर होते हैं। अब तो बात हो गई पहले स्तर की। दूसरा स्तर क्या होता है किले में? गेट्स पे जो खड़े होते हैं गार्ड्स, जो आपके गार्ड्स खड़े होते हैं, राइट? वो भाला पकड़े आपके गार्ड्स खड़े होते हैं और वो चेक करते हैं कि आपका फॉरेन पार्टिकल कौन सा आ रहा है किले के अंदर। उसी प्रकार से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं इननेट बैरियर। इननेट मतलब वो ऐसा इम्यूनिटी जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, जैसे फेगोसाइट्स, जैसे नेचुरल किलर सेल्स। अब जो तीसरा आता है, राइट, वो होते हैं स्पेशलाइज्ड आर्मी यूनिट्स। मान लीजिए आपके किले में कोई इंसान ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ रहा है जिसके हाथ में भाला नहीं है, जिसके हाथ में तलवार है। वहां पर गार्ड्स जो है वो इतनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको एक स्पेशलाइज्ड आर्मी यूनिट चाहिए होगी जो तलवारबाजी अच्छे से जानती है, राइट, ताकि वो उस फॉरेन पार्टिकल को रोक सके। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी जो तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। वो तब एक्ट करता है जब हमारा कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है और स्पेसिफिकली टारगेट करके उसी प्रकार के टी या बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट, जो उसको एक पर्टिकुलर तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं और यही नहीं मेमोरी में भी रखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम इंसान या वो सेम फॉरेन पार्टिकल आए तो उससे कैसे डील करना है, उसको कितनी जल्दी खत्म करना है, राइट? तो ये होता है हमारा तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस। तो अब आप याद रखिएगा किले की इम्यूनिटी बिल्कुल वैसी है डिफेंस सिस्टम जैसे हमारे शरीर का है, 3 लेयर में, राइट, 3 लाइन ऑफ डिफेंस में। तो ये तो हमने जाना इन जनरल अबाउट इम्यूनिटी। अब हम जानना चाहते हैं यहाँ पर कि कैसे एजिंग के साथ और कैसे आज के समय में ये इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और इससे क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है अगर आप एक रेगुलर एजिंग प्रोसेस देखें, जब इंसान धीरे धीरे एजिंग की तरफ बढ़ रहे, ओल्डर हो रहे, वहां पर क्या होता है अगर आप रेगुलरली देखें किसी हेल्दी इंडिविजुअल में तो एक समय के बाद क्या होता है, जैसे टीलोमेयर की शॉर्टनिंग, अभी हम आगे भी इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, टीलोमेयर की शॉर्टनिंग होती है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्लो डाउन हो जाता है, राइट। इसकी वजह से जब स्लो डाउन हो गया है धीरे धीरे जो सेल की फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, सेल डेथ, सेल ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जब आपका सेल का ब्रेक हो रहा है तो ये एक सेट पॉइंट पे होता है, राइट, हर एक सेल का सेट पॉइंट होता है। और मैं जहां तक समझती हूँ कि हम अभी कुछ सेशन पहले ही सेट पॉइंट थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं, ये एक तरह का हाइपोथेसिस है, राइट। तो जब हमारे सेल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक सेट पॉइंट होता है जिसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, मेटाबॉलिक रेट, सेल डेथ, सेल ब्रेक डाउन, ये सब शुरू हो जाता है। अब हुआ क्या, जब आपका सेल ब्रेक डाउन शुरू हुआ इसकी वजह से इवन मोर वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में ज्यादा बनने लगा, करेक्ट। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ। जब इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ तो वो जो भी हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन है, जितने सिस्टम्स है, सबको इम्पैक्ट करेगा। आपके गट माइक्रोबायोम को भी इफेक्ट करेगा। अब गट माइक्रोबायोम हम जान चुके हैं कि गट एक ऐसा एरिया है जहां 70% इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब आपके गट माइक्रोबायोम को वो इफेक्ट कर रहा है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसकी वजह से इम्यून सेल्स पे भी असर पड़ेगा, उसके भी ब्रेक डाउन, उसके सेल डेथ में कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इससे आपने क्या समझा
एक तो जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उससे, देन जिस प्रकार से गट माइक्रोबायोम और गट हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है उसकी वजह से भी एक साइकिल शुरू होती है, मोर इन्फ्लेमेशन, मोर सेल डेथ की, राइट? तो ये एक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है या जो सेल डेथ है वो बढ़ रही है। लेकिन ये तो एक रेगुलर प्रोसेस हुआ, एक रेगुलर हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है, जहां पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ। एक्यूट क्यों हुआ? क्योंकि जब सेल ने वो सेट पॉइंट को ट्रिगर हुआ उसके बाद ही वो इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक वो साइकिल शुरू हुई, जिसकी वजह से इम्यून सेल्स जब टूटे उसको ही बोलते हैं इम्यूनोसेनेसेंस। हम उसको डिटेल में अभी और आगे पढ़ेंगे। जब वो उस प्रकार की हेल्दी एजिंग के साथ वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, लेकिन वो जो साइकिल उसने शुरू करी वो इन्फ्लेमेशन हुआ, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, गट माइक्रोबायोम होता है और कार्डियक, डाइजेस्टिव समेत अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम इससे अफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें, एक हेल्दी जो एजिंग होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। जिस प्रकार से हमें इन्फ्लेमेशन मिलते हैं, राइट, हमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रेसर्स मिलते हैं। हमारा स्ट्रेस जो होता है नॉर्मल, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मिलता है, जिस प्रकार से टॉक्सिन्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे शरीर में जो एंटर करते रहते हैं, उसकी वजह से वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन अब कहीं ना कहीं एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया है। क्रॉनिक मतलब एक लंबे समय से लो ग्रेड जब कंटिन्यूसली आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से अगर आप देखते हैं, नोटिस करते हैं कि वो साइन, वो सिम्टम्स, वो वीक एंड कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी जो एजिंग से एसोसिएट होती थी उस समय पर, वो कहीं ना कहीं आज की यंग जनरेशन में भी या आफ्टर 35 प्लस या 40 प्लस में भी आपको देखने को मिल जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। तो अब जान गए हैं कि ये सारी चीजें लिंक है। अगर आप इन्फेक्शन रिस्क की बात करें या ऑल्टर्ड गट माइक्रोबायोम की बात करें, ये सारे हमारे लिंक है। तो आज हम जानना चाहेंगे और हम बात करेंगे इन दो टर्म्स के बारे में, इम्यूनोसेनेसेंस क्या होता है और इन्फ्लेमेजिंग क्या होता है। तो इन्फ्लेमेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एज एसोसिएटेड होता है, ये परसिस्टेंट होता है, यानी अगर इसको सही समय पे चेक नहीं किया गया या एक बार वो सेट पॉइंट जो आपका ट्रिगर हो गया उसके बाद ये एक परसिस्टेंट प्रकार के इन्फ्लेमेशन होता है जो हमारे शरीर में कॉन्स्टेंटली लो ग्रेड के फॉर्म में बना रहता है, राइट? अगर इसको अर्ली स्टेज पर नहीं किया तो फिर क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेज पे नहीं आ पाएगा, राइट? आप इसको फिर चेक नहीं कर सकते अगर आपने अर्ली स्टेज पे हमने इसको चेक नहीं किया तो। और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड जो भी टिश्यू डैमेज होता है, जो भी इंजरी होती है टिश्यूज में, वो भी रिपेयर नहीं हो सकती है, राइट? और यही इन्फ्लेमेशन, ये इन जो आपका शरीर में हो रहा है, यही अल्टीमेटली लीड करता है इम्यूनोसेनेसेंस का, यानी इम्यूनिटी सेल्स के जो डैमेज, का डेथ है उससे। और जब आपके इम्यूनिटी सेल, आपके इन्फ्लेमेशन अलग अलग ऑर्गन्स को भी जिस प्रकार से इफेक्ट कर रही है, तो वहां पर डिसेबिलिटीज, हायर प्रिवलेंस जो हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं या जो सिस्टमिक कंडीशंस होती है जैसे एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हो गए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, उनकी जो प्रोबेबिलिटी या चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए कि किस प्रकार से इन्फ्लेमेजिंग, चाहे वो अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है। अब हम बात करते हैं इम्यूनोसेनेसेंस की। इम्यूनोसेनेसेंस एक ऐसा टर्म है जिसे पहली बार 1969 में रॉय वॉल्फोर्ड ने इस्तेमाल किया था और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये एक हाइपोथेसिस रखी थी कि जो एक नॉर्मल एजिंग जो शुरू होती है हमारे शरीर में, ह्यूमंस में या एनिमल्स में, वो के इम्यून सिस्टम में जब खराबी आनी शुरू होती है या फॉल्टी इम्यून सिस्टम होता है उससे ही डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी आपका नॉर्मल एजिंग प्रोसेस तब आएगा जब आपके इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाएगा शुरू। तो इम्यूनोसेनेसेंस क्या होता है? हमारी जब एज एसोसिएटेड इम्यून सिस्टम में डिक्लाइन आता है, जैसे जैसे एजिंग होती है इम्यून सिस्टम में डिक्लिनेशन होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वीक होने लगता है, राइट? इससे क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इम्यूनोसेनेसेंस। जिससे आपके जो चांसेस है, इंसिडेंसेस है और जो सिवियरिटी है, जो किसी भी प्रकार की वीक इम्यूनिटी से रिलेटेड इन्फेक्शियस डिजीज की, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन एल्डरली। और
अगर आप देखें तो जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का सेल डेथ की हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, तो हम टी एंड बी सेल्स, जो हमारी वो स्पेसिफिक आर्मी की जो यूनिट थी एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसमें टी और बी सेल्स थे, उसको अफेक्ट करता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, जैसे हम बार बार बोल रहे कि वो सिर्फ आपके इम्यून सेल्स या कुछ स्पेसिफिक सेल्स को नहीं अफेक्ट करता, वो आपके ओवरऑल शरीर में जो भी सिस्टम्स ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उन पे असर करता है। तो वो खाली एडेप्टिव इम्यूनिटी पे नहीं, इस प्रकार के जब इम्यूनोसेनिजेंस होता है तो हर प्रकार की आपकी जो इम्यून सेल्स है उन पे अटैक करता है, चाहे वो इन्नेट इम्यूनिटी हो, चाहे वो एडेप्टिव इम्यूनिटी हो। नाउ इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा किस प्रकार से इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग होता है यंग में और ओल्ड में, क्या डिफरेंस होता है। तो आपकी जो बाई तरफ है वो यंग का है, वेराज यहाँ पर जो आपकी दाई तरफ है वो ओल्ड, एक एल्डरली में एक एजिंग जहां पर प्रोसेस जहां पर शुरू हो चुका है, वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है वो है। तो आप देखिए कि अगर आप यंग में देखेंगे, यहाँ पर आपका जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस था, यानी जो गेट पे गार्ड्स खड़े थे, और जो आपकी स्पेशलाइज्ड आर्मी यूनिट है वो एकदम अटेंटिव खड़ी है, उनका नंबर और उनका एक्टिविटी लेवल एकदम वेल डिफाइंड है, प्लान्ड है, सब अपनी अपनी जगह पर अटेंटिव खड़े हैं। जैसे ही कोई एंटीजन आएगा या बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा, एक ट्रिगर जो होगा, एक रिएक्शन प्रोसेस वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। क्या होगा, सब अपने जो पहले है गार्ड्स जो गेट पे खड़े, वो जाकर के उस फॉरेन पार्टिकल से पूछताछ करेंगे, उसको वहां रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में वो इंफॉर्मेशन दे देंगे जो हमारी स्पेशलाइज्ड आर्मी यूनिट है कि एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे किले के लिए थ्रेट हो सकता है, तो आप भी तैयार रहिए। क्या होगा, स्पेशलाइज्ड आर्मी यूनिट भी आगे आके तैयार रहेगी, बिल्कुल पीछे खड़ी रहेगी कि अब मेरी बारी है अटैक करने की, अगर जो गार्ड्स खड़े वो असर नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होता है। आए सबसे पहले जो हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर फेगोसाइट्स प्रेजेंट है, नेचुरल किलर सेल्स है, वो इन पे अटैक करते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, वो टी और बी सेल्स को भी एक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं, वो ऊपर जाते हैं और वो भी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये तो वो आपका एक नॉर्मल फिनोमेना। एजिंग में क्या होता है, जब किले की दीवारें वीक हो गई हैं, जब उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं देखा गया, राइट, तो उससे क्या हुआ, किले की दीवारें वीक है, उसमें छोटे छोटे होल प्रेजेंट है, साथ ही साथ में जो गार्ड्स हैं वो इतने नंबर में नहीं है या वो इतने एक्टिव नहीं है, क्योंकि किला पुराना हो चुका है, उसकी प्रॉपर केयर नहीं हुई थी। अब क्या हुआ, जब गार्ड्स एक्टिव नहीं है या उनका ज्यादा नंबर नहीं है, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, उसको पूरा पूरा चांसेस है कि वो आराम से अंदर जा सकता है, राइट। वहां पर प्रॉपरली टी सेल्स नहीं है, बी सेल्स नहीं है जो अपने स्पेशलाइज्ड टारगेट इफेक्ट दिखाएं, या हमारे जो फिगोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स थे, वो भी इनको अटैच करके खत्म नहीं कर पाए। और इसकी वजह से जब एक्टिविटी और नंबर ऑफ इम्यून सेल्स कम हो गया, क्या हुआ, एंटीजन बहुत आराम से हमारे सेल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गए। तो ये एक डिफरेंस होता है कि कैसे यंग और ओल्ड में जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है तो कैसे हमारा इम्यून सेल रिस्पॉन्स करता है, और क्या डिफरेंस होता है एक इम्यून सेल के रिस्पॉन्स में और नंबर्स में इन यंग एंड इन ओल्ड, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट, तो टीलोमेयर की शॉर्टनिंग हम सब जानते हैं, हम पहले भी एक सेशन में पढ़ चुके हैं, राइट। जैसे पेंसिल की और लेड होती है, राइट। अब क्या होता है, जब आप पेंसिल से आप काम करते हैं, उसकी जो नोक है यानी वो लेड वाली नोक, वो जब कम शार्प होती है तो हम उसे शार्पनर से फिर छील लेते हैं। लेकिन क्या होता है, हम छीलते छीलते उससे काम तो करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद पेंसिल एकदम शॉर्ट हो जाती है, मतलब वो पेंसिल एकदम शॉर्ट हो गई, अब इससे ज्यादा उसका फंक्शन हो नहीं सकता, इससे ज्यादा वो छोटी हो नहीं सकती, और वहीं पर ही उस पेंसिल की यूटिलिटी या जो उसका इस्तेमाल करने का जो एक जरिया है वो खत्म हो चुका है। उसी ही प्रकार से ये टेलोमेयर्स होते हैं। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेल के फंक्शन के बेसिक लेवल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं। इन क्रोमोसोम्स को संभालने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक कैपिंग होती है जिसे हम टीलोमेयर बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, ये टीलोमेयर हर बार शॉर्ट होता जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 था तो टीलोमेयर इतना था, जब 2 से 4 बने टीलोमेयर और छोटा हुआ,
उसके बाद जब 4 से 8 बने तो ये और छोटा हुआ। जब ऐसे ही ये बढ़ते चले गए इनके डिवीजन, एक टाइम के बाद टीलोमेयर गायब ही हो गया, बहुत छोटा हो गया। इससे ज्यादा अब ना सेल का डिवीजन हो सकता है ना टीलोमेयर की शॉर्टनिंग हो सकती है। तो क्या हुआ, सेल की जो लाइफ थी मतलब वो भी खत्म हो गई है, राइट। अब वो सिग्नलिंग नहीं दे रहा है एंड सेल स्टॉप डिवाइडिंग। जब उसका जो बेसिक प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है सेल की, डिवीजन एंड फंक्शनिंग, जब वही खत्म हो गई तो उसी को ही बोलते हैं सेनिसेंस, मतलब उसके अंदर अभी जान नहीं बची है, राइट। सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एजिंग के साथ होता है, राइट। जहां पर एक टाइम के बाद जब इससे ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकता, इससे ज्यादा डिवीजन नहीं हो सकता, टेलोमेयर की शॉर्टनिंग नहीं हो सकती है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एजिंग में होता है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन की हम बात करें, वो भी एक इंपॉर्टेंट करता है रोल। एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो जिस प्रकार से सेट पॉइंट एक नॉर्मल रेगुलर एजिंग में है वो चलेगा। लेकिन अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जिसे आप बहुत पहले एड्रेस कर सकते थे, नहीं किया, तो क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन भी इस टीलोमेयर के फंक्शनिंग में, इसके शॉर्टिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हैं जो हमने बात करी कि किस प्रकार से यंग और ओल्ड में फंक्शन के साथ साथ नंबर भी ऑफ इम्यून सेल्स कम हो जाता है, तो किस प्रकार का इन्फ्लेमेशन मिल रहा है एजिंग में, और किस प्रकार से आप थोड़े पहले अर्ली स्टेज में से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इम्यून सेल्स का नंबर जो कम होता है, आपने उसके बारे में भी जाना, और कैसे आप उस नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो ये छोटे छोटे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स जानते हैं, पर आपको समझना है ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कैसे एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं और कैसे आपको एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं एजिंग और इम्यूनोसेनेसेंस के बारे में। नाउ एक तरफ हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ा, एक तरफ हमने इम्यूनोसेनेसेंस पढ़ा, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, किसी भी व्यक्ति की जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक तरफ तो क्या हुआ, हमने देखा कि इम्यून सेल्स पे भी असर पड़ता है, इम्यूनिटी वीक होती है, राइट, जिसकी वजह से इम्यून सेल का सेनिसेंस हो गया। दूसरी तरफ स्ट्रेस हुआ, राइट, जैसे जैसे स्ट्रेस हुआ वो भी बढ़ता रहता है, वेट गेन उसकी वजह से होता है, अलग अलग मेटाबॉलिक जो आपके पैरामीटर्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, और वो भी एक प्रकार से इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। हमने काफी सारे सेशंस में जाना है कि वो इन्फ्लेमेशन भी कॉज करते हैं। तो क्या हुआ, एक तो नॉर्मल प्रोसेस है जो आपका एक प्रकृति के ही थ्रू डिफाइंड है, जहाँ पे इम्यून फेलियर हुआ, इन्फेक्शन बढ़ा और इन्फ्लेमेशन हुआ, वो आपको सेनिसेंस दे रहा है, सेल का डेथ हो रहा है। लेकिन कौन सा फैक्टर है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है स्ट्रेस, वो है वेट, वो है जो मेटाबॉलिक आपकी हेल्थ है वो, राइट। अगर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकता है, जिससे सेनिसेंस जो सेल डेथ है वो कंट्रोल हो सकती है, कंट्रोल एज इन मैनेज हो सकती है। एजिंग के साथ जो प्रोसेस चलता रहेगा उससे आप कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते, उससे आप रोक नहीं सकते, राइट। एजिंग को नहीं रोक सकते, लेकिन आप क्या रोक सकते हैं, अर्ली एजिंग को। आप क्या रोक सकते हैं, अर्ली इम्यूनोसेनेसेंस को। क्या रोक सकते हैं आप, अर्ली इन्फ्लेमेशन को, वो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। तो इस पिक्चर का एक यही मकसद है, आपको ये दिखाने का कि कैसे इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेमेजिंग और आपका इम्यूनोसेनेसेंस या सेल सेनेसेंस आपस में लिंक है। कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल सेनेसेंस सेल्स के बारे में ही, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक छोटा बच्चा है, राइट, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये जो ब्लू कलर की सेल्स है ये सेनिसेंस सेल्स है, यानी वो सेल्स जो वीक है या अब वो इनएक्टिव हो चुके हैं, जिनको हमारे शरीर से हटाना जरूरी है। तो जब हम पैदा होते हैं हमारे शरीर में 1 या 2 ऐसे सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ अमाउंट में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम एजिंग कर रहे हैं, वो सेल्स आपके ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है, जेनेटिक जो फैक्टर्स है आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एपिजेनेटिक फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एनवायरमेंटल, यानी किस प्रकार से आप माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई के थ्रू ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो सेनिसेंस सेल है वो हेल्दी सेल में ही कन्वर्ट रहे, राइट। क्योंकि ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल सेल्स को, अगर इनमें किसी प्रकार का डिविएशन हुआ तो ये नॉर्मल सेल सेनिसेंस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर इनको यहाँ पे नहीं रोका गया, और हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से सेनिसेंस सेल्स का नंबर भी आप कम कर सकते हो अलग अलग चीजों से।
तो ये एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। सेनेसेंस सेल्स भी अगर हमारे शरीर में ज्यादा रहे तो जैसे एक खराब सेब पूरी सेब की टोकरी को खराब कर सकता है, राइट? उसी प्रकार से अगर एक सेनेसेंस सेल हमारे शरीर में ज्यादा समय तक रहा तो उसकी टेंडेंसी हो जाती है कि वो एक हर हेल्दी सेल को सेनेसेंस सेल में कन्वर्ट कर दे, राइट? तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम जिनको हम बोल रहे हैं एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है फिजिकल एक्सरसाइज, एक ऐसा फैक्टर जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस पूरे पिक्चर में आप बस एक चीज पे ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, किसी प्रकार की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार का प्रोटीन हमारे मसल से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं मायोकाइन, राइट? ये बेसिकली एक प्रकार का साइटोकाइन होता है। अब साइटोकाइन भी दो प्रकार के होते हैं। एक साइटोकाइन जो आपके शरीर में प्रोड्यूस होगा किसी इंफेक्शन के ट्रिगर से, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है क्योंकि उसको आपके शरीर से उस इंफेक्शन को हटाना है। लेकिन उसी एक प्रकार का साइटोकाइन जब हमारे मसल से रिलीज होता है, किसकी वजह से? फिजिकल एक्टिविटी से स्टिमुलेट होकर के, तो वो मायोकाइन कहलाता है और उसका फंक्शन होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और उसके साथ ही साथ वो ये आप यहाँ पर जितने भी प्रकार के अलग अलग इम्यून सेल्स देख रहे हैं, चाहे फेगोसाइट्स हो, नेचुरल किलर सेल्स हो, टी सेल्स हो, इन सबकी एक्टिविटी को भी, इनके फंक्शन को भी वो अलाइव रखता है। स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर ओल्डर एडल्ट, दो प्रकार से, ये रिव्यू पब्लिश हुआ था इन नेचर्स रिव्यू इम्यूनोलॉजी में 2021 में, तो उन्होंने देखा कि दो प्रकार के अगर एल्डरलीज लोग हैं, एक है जो फिजिकली बहुत एक्टिव है, एक है जो सेडेंट्री है। जो सेडेंट्री है उनमें जो इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाला साइटोकाइन था वो ज्यादा प्रेजेंट है, और जो एक्टिव है उनमें जो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रोड्यूस करते हैं मायोकाइन्स, उनका अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट है, राइट? उसी के साथ ही साथ वो विजिबल फैट को भी कम करता है। ब्राउनिंग, जो एडिपोज टिश्यू हमने पढ़ा था कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है। ब्राउनिंग और बीज व्हाइट सेल्स जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो ये मायोकाइन्स ब्राउनिंग में भी हेल्प करता है एडिपोज टिश्यू की। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे निष्कर्ष है कि आप अपने दिनचर्या में, जीवन शैली में जितना फिजिकल एक्सरसाइज को रखेंगे, इम्यूनोसेनिसेंस की टेंडेंसी कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा। दूसरा बात करते हैं डाइट की। ये आप जान चुके हैं, डॉक्टर श्याम ने बताया कि वो स्टडी के बारे में कि कैसे जो वीगन डाइट है वो आपकी लॉन्जिविटी को इम्प्रूव करती है, आपको एक लंबा जीवन के। वो कैसे होता है? वो होता है इन बायोएक्टिव फूड कंपोनेंट्स की वजह से। प्लांट बेस्ड फूड के अंदर अलग अलग प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? वो नेचुरल सिनोलिटिक्स होते हैं। नेचुरल सिनोलिटिक्स का मतलब सेनेसेंट सेल्स को हमारे शरीर से निकालने वाले। तो अब आप देखिए, अगर ये नॉर्मल सेल्स है, अगर इनमें स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो सेनेसेंट सेल ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर आप बायोएक्टिव कंपाउंड्स दे रहे हैं तो हेल्दी सेल्स कम से कम सेनेसेंट सेल्स बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी सेल रखेंगे। और इनफैक्ट अगर सेनेसेंट सेल ज्यादा है उस टाइम पे भी आप ये बायोएक्टिव फूड कंपोनेंट्स दे रहे हैं तो वो इन जो सेनेसेंट सेल्स है उसके बर्डन को हमारे शरीर में कम करते हैं, और यही लॉन्जिविटी का रीजन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपने शरीर में हमेशा अच्छा होलसम डाइट प्रोवाइड कराएं, राइट? जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो, अच्छा ओमेगा फैटी एसिड्स प्रेजेंट हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो। उसके साथ साथ अगर वीक इम्यूनिटी है तो आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी एक अच्छा न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे जिंक, जैसे विटामिन, जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करें, और इनफैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए गुड स्लीप भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप अपने दिनचर्या में गुड स्लीप को भी इंश्योर जरूर से जरूर करें। तो इसी के साथ मैं आपको आज की एक्टिविटी ऑफ द डे देती हूँ, जहां पे आपको ये बताना है कुछ ऐसे टिप्स जो आप फॉलो कर रहे हैं टू कीप योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म करती हूँ। आशा है इससे आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि किस प्रकार से आप अपने इस इन्फ्लेमेजिंग और इम्यूनोसेनिसेंस इस प्रक्रिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई
हमारे आज के नॉलेज सेशन की। सो बिना देर किए अब मैं बुलाना चाहूंगी कि मीनल जो हमारे फिटनेस